हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरे प्यार में पागल भाग 13। इससे पहले इस कहानी के 12 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था, ईशा विराट के कैबिन में उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये चुड़ैल विराट के कैबिन में क्यों जा रही है। उससे रहा नहीं जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, ये जानने के लिए कि आखिर ये चुड़ैल विराट से मिलने क्यों आई है। विराट के कैबिन की तरफ जैसे ही वो जाती है तो वो झांक कर चुपके चुपके से देखती है तो ईशा उसके कैबिन में ही होती है। श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना आप पिछले भाग में पढ़ चुके थे, अब देखते हैं आगे। ईशा विराट के कैबिन में उसके बगल में पड़ी चेयर पर बैठी ही थी, तभी श्रद्धा झांक झांक कर विराट के कैबिन में देखती है। उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी ईशा को विराट के पास देखकर। इधर विराट जो अपने लैपटॉप पर अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था तो उसकी नज़र ईशा की तरफ जाती ही नहीं है। तभी विराट की नज़र जैसे ही अपने लैपटॉप से हटी तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई बैठा है। जैसे ही उसकी नज़र ईशा की तरफ जाती है तो वो गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था और उसे वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसे लगता है कि शायद उसके कैबिन में कोई झांक रहा है। उसने अपनी नज़र कैबिन के में लगी खिड़की के पास घुमाई तो उसे हल्का हल्का सा उसे श्रद्धा का चेहरा दिखाई देता है। वे विराट सोचता है कि ये ऐसे मेरे कैबिन में क्यों झांक रही है, इसको क्या हो गया है। तभी उसकी नज़र अपने सामने बैठी ईशा की तरफ जाती है तो वह दिल ही दिल सोचता है कि कहीं श्रद्धा मुझे और ईशा को लेकर कुछ गलत तो नहीं सोच रही है, इसे कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई है। मेरा मतलब है, इसे ये तो नहीं लग रहा है कि शायद ईशा मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वह धीरे से मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है कि ये अच्छा मौका है इसको जलाने का। तभी वह जानबूझकर श्रद्धा को जलाने के लिए ईशा का हाथ पकड़ता है और मुस्कुरा मुस्कुरा के उसके साथ प्यार करने का दिखावा करने लगता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो श्रद्धा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि श्रद्धा को अंदर की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, बस वो देख पा रही थी। वो मन ही मन ईशा को गालियां देते हुए बोलती है, आखिर ये चुड़ैल इस मगरमच्छ के इतने करीब क्यों जा रही है, ये पागल हो गई है क्या। अगर इसने अब एक और भी कदम इस मगरमच्छ की तरफ बढ़ाने की हिम्मत भी की ना तो मैं इसकी जान ले लूंगी। न जाने ये कहाँ से आ गई। और इस मगरमच्छ को तो देखो, मेरे साथ तो ऐसे बिहेव करता है जैसे मुझे खा जाएगा, और इतना ज़्यादा रोमांटिक कभी नहीं होता है। और इस छिपकली के साथ तो इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहा है जैसे आज ही इससे शादी कर लेगा। इस छिपकली के साथ बात करके इसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। मेरे सामने तो इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर करता है जैसे कोई भी इंसान इसको देखकर बेहोश हो जाए। इसके तो मैं दांत ही तोड़ दूंगी। श्रद्धा गुस्से से काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी। वे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे, कैसे भी वो इस मगरमच्छ और छिपकली को एक दूसरे से अलग करूं। वो ये सोचती है। विराट बार बार श्रद्धा की तरफ देखकर उसे और भी ज़्यादा जलाने की कोशिश कर रहा था। वो जानबूझकर ईशा से बोलता है, ईशा तुम्हारे बालों में मुझे लगता है शायद कुछ लग गया है, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। ईशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, हाँ हाँ विराट, बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है शायद। विराट न चाहते हुए भी श्रद्धा को जलाने के लिए ईशा के बालों को सही करने लगता है। श्रद्धा की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसका मुंह ऐसे खुल जाता है जैसे उसके सामने कोई रोबोट आकर खड़ा हो गया हो। श्रद्धा से अपना गुस्सा अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मन ही मन विराट को गालियां देने लगती है और बोलती है, अगर इसने अब मेरे साथ बात करने की कोशिश भी की ना तो मैं इसको उसी टाइम मार डालूंगी। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा दिखावा करता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी से बात नहीं करना है। और अभी देख लो, खुद ये इतना ज़्यादा शरीफ बनता है मेरे सामने, खुद क्या कर रहा है, वो भी अपने कैबिन के अंदर। छी छी छी, कितना ज़्यादा गंदा इंसान है ये। अब तो मैं इसके करीब भी नहीं जाऊंगी। इधर ईशा की तो पांचों उंगलियां घी में थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में विराट है जो उससे इतनी ज़्यादा प्यार से आज बात कर रहा है, क्योंकि विराट आज तक ईशा से सही से बात तक नहीं करता था। हेलो के अलावा वो उससे कुछ और शब्द नहीं बोलता था। ईशा तो पहले से ही विराट को पसंद करती थी, वो उसके और भी करीब जाने की कोशिश करने लगती है। विराट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ईशा पे जब वो उसके करीब जा रही थी, मगर वो अपने गुस्से को बर्दाश्त कर रहा था। मगर श्रद्धा से बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे झट से विराट के कैबिन का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे ईशा और विराट दोनों ही जो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे, एक दूसरे से हड़बड़ाते हुए अलग हो जाते हैं। विराट श्रद्धा का गुस्सा देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था श्रद्धा की जलन और गुस्सा देखकर। फिर दोनों ही श्रद्धा की तरफ देखने लगते हैं। श्रद्धा विराट
विराट की तरफ गुस्से से देखती है, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। इधर ईशा बहुत ही हैरानी से श्रद्धा की तरफ देखने लगती है। ईशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है श्रद्धा की इस हरकत पर, क्योंकि आज पहली बार विराट ने उससे सही से बात करी थी, उसके इतना बेहद ही करीब आया था और वे गुस्से से लाल हो जाती है। श्रद्धा के करीब आकर उसे गुस्से से बोलती है, आर यू मैड और वॉट? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे दरवाज़ा खोलने की, बिना नॉक किए अंदर आने की? तुम्हारे अंदर कोई भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? किसी के भी कैबिन में जाते वक्त पहले डोर को नॉक किया जाता है, परमिशन के बिना अंदर नहीं जाते हैं। यू गवार, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। श्रद्धा जो विराट की तरफ घूर रही थी गुस्से से, उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है कि वो ईशा को क्या बोले, क्योंकि ईशा को देने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी वे इधर उधर देखते हुए सोचती है वो ईशा से क्या बोले। तभी वो हकलाते हुए बोलती है, वो मैं। ईशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ श्रद्धा को मारने के लिए उसके ऊपर उठाती है, तो विराट जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आगे बढ़ता है और ईशा का हाथ कस के पकड़ लेता है, उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, खबरदार, जो तुमने हाथ उठाने का सोचा भी, समझी? और कस के ईशा का हाथ झटक देता है। वो गुस्से से ईशा की तरफ देखकर बोलता है, गेट आउट। ईशा विराट की तरफ देखते ही रह जाती है। उसकी तो जैसे रूह कांप जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही विराट है जो अभी मेरे साथ इतना प्यार करने का नाटक कर रहा था और एक मामूली सी एम्प्लॉय के लिए उसका हाथ पकड़ रहा है। वही विराट है जो अभी उसके साथ इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। वे सोचती है कि श्रद्धा की वजह से ही विराट ने उसका हाथ पकड़ा है और उसकी इंसल्ट की है। वो श्रद्धा की तरफ घूरते हुए गुस्से से लाल होकर वहां से पैर पटकते हुए चली जाती है। ईशा के जाने के बाद श्रद्धा जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से विराट को घूर रही थी, विराट धीरे धीरे उसके करीब आता है। मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर श्रद्धा का चेहरा देखकर काफ़ी ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा था। तभी श्रद्धा कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराट ही बोलता है, क्या हुआ मिस श्रद्धा, आप यहाँ, वो भी मेरे कैबिन में? श्रद्धा गुस्से से उसे घूरते हुए वहां से चली जाती है बिना कुछ बोले। विराट समझ जाता है कि श्रद्धा को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था ईशा को उसके साथ देखकर। तभी विराट अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश था। तभी कबीर उसके पास आता है, बोलता है, सर वो आपकी मर्सिडीज रेडी है, आपने कहा था आपको मल्होत्रा प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग के लिए जाना है ना? विराट कबीर की तरफ देखकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोलता है, ओके। इतना बोलकर वो कबीर को जाने के लिए बोल देता है। विराट अपनी चेयर से उठता है और अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेता है और अपने कैबिन को नॉक करके सीधा अपनी मर्सिडीज में आकर बैठ जाता है। अपने ड्राइवर रोहन को वो बोलता है कि गाड़ी मल्होत्रा फार्म हाउस की तरफ लेकर चलो। कुछ ही समय बाद विराट की मर्सिडीज एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर रुकती है। उसका बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। विराट जैसे ही फार्म हाउस के अंदर गया, वहाँ बैठे सभी लोग अपने ही आप खड़े हो जाते हैं उसे देखकर। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि विराट की पावर ही कुछ ऐसी थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि विराट खुद इस प्रोजेक्ट के लिए भी आ सकता है, क्योंकि आज तक विराट सिंघानिया छोटी मोटी चीज़ों के लिए कभी नहीं जाता है किसी के आगे। विराट सामने पड़ी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसके चारों तरफ लोग खड़े हुए थे। विराट तिरछी नज़र से उन सब की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसने सभी को बैठने का इशारा किया। तभी विराट के इशारे से सभी लोग बैठ जाते हैं अपनी अपनी चेयर पर। विराट ने उनकी तरफ देखते हुए अपनी सख्त आवाज़ में कहा, मैं कौन हूँ ये आप लोगों को बताने की तो ज़रूरत नहीं होगी ना? और हाँ, अगर आप लोगों को नहीं जानते हैं मुझे तो मैं कौन हूँ, तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है जानने की, और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है जो मैं जानने की कोशिश करूँ कि आप लोग कौन हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस जगह पर अभी आप सब लोग बैठे हैं वो जगह मेरी है, मिस्टर सिंघानिया की। तो तुम लोग मेरा प्लॉट छोड़ दो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। विराट की सख्त आवाज़ और उसके गुस्से से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हाँ में अपना सिर हिलाने लगते हैं। मगर उनके बीच एक आदमी ऐसा बैठा था जो शक्ल से ही गुंडा लग रहा था। वो विराट की बातें सुनकर हंसने लगता है और बड़े ही तीखे अंदाज में बोलता है कि अगर ना छोड़ूं तो, और तुम्हारा प्लाट कब से हो गया ये? तुमने तो खुद किसी और से कब्जा किया है, वो तुम्हारा कैसे हो गया? तुमने किसी और से कब्जा किया और हमने तुमसे कर लिया। तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। अब तुम यहाँ पर आ तो गए हो मगर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। इतना बोलना ही था कि तभी विराट उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और देखकर
ऐसे बिहेव करता है जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसकी बात से। विराट गुस्से में खड़ा होता है और अपना सिर ना में हिलाते हुए उसके करीब जाकर बोलता है, अगर मैं इस प्लाट को खाली ना करूं तो। वो हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तुझे ये लास्ट मौका दे रहा हूँ, इस जगह से तू चला जा। विराट उसकी तरफ घूरते हुए देखकर बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुझे एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, कल तक इस जगह को तू खाली कर देना, नहीं तो मैं तेरा क्या करूँगा वो मुझे भी नहीं पता है। विराट उस आदमी को धमकी देकर बोलता है, तुम्हारे पास बस आज का समय है, जितनी जल्दी हो सके सारा काम रुकवा दो और इस जगह को खाली कर दो। इतना बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। इधर श्रद्धा जो अक्षत के साथ मिस्टर जिंदल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, मगर वो अभी भी विराट के बारे में ही सोच रही थी और बार बार उसको ईशा का चेहरा दिखाई दे रहा था। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी ईशा और विराट को साथ देखकर। तभी वे सोचती है कि मुझे पता लगाना ही होगा आखिर वो चुड़ैल है कौन जो विराट के इतना ज़्यादा करीब चिपक रही थी। अच्छा, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, अच्छा को नहीं पता था श्रद्धा क्या सोच रही है। श्रद्धा उसकी तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो ज़रूर पता होगा कि आखिर वे चुड़ैल विराट से मिलने क्यों आई थी और वो कौन है, विराट कैसे जानता है उसे। वे धीरे धीरे अक्षत के पास जाती है और उसके पास बैठकर जानबूझकर उदास सा मुंह बनाकर नाटक करने लगती है। अक्षत की नज़र जैसे ही हुई श्रद्धा की तरफ जाती है। श्रद्धा, तुम इतना ज़्यादा उदास क्यों हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। श्रद्धा बोलती है कि कुछ नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, मैं आपसे क्या कुछ पूछ सकती हूँ। अक्षत मुस्कुरा कर जवाब देता है, हाँ हाँ श्रद्धा बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें। श्रद्धा हिचकिचाते हुए पहले बोलती है, सर जो आज सुबह एक लड़की आई थी आपके कैबिन में, मेरा मतलब है ईशा मैडम, वो विराट सर के बारे में आपसे क्या बोल रही थी, वो उनसे किस लिए मिलने आई थी। अच्छा धीरे से मुस्कुराता है और सोचता है कि श्रद्धा विराट भाई के बारे में क्यों पूछ रही है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं पूछता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि कहीं श्रद्धा को जलन तो नहीं हो रही। जब ईशा विराट भाई के बारे में पूछ रही थी, इससे या उसके कैबिन में गई थी, वो थोड़ा सा श्रद्धा को परेशान करने के लिए बोलता है, अब क्या बताऊं श्रद्धा तुम्हें, विराट भाई अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं जैसे वे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं और लड़कियों से कोसों दूर रहते हैं। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी भौएं चढ़ाते हुए बोलती है, अच्छा सर, आपको पूरा यकीन है ना कि ईशा मैडम विराट सर की गर्लफ्रेंड नहीं है। अक्षत बोलता है, अरे हाँ श्रद्धा, मैं उनका भाई हूँ, मुझे कैसे नहीं पता होगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ईशा 4 साल से विराट भाई की गर्लफ्रेंड है और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर विराट भाई से पूछ लो। श्रद्धा बोलती है, नहीं नहीं अच्छा सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप उनके भाई हैं तो सही बताएंगे ना, कौन सा आप मुझे गलत बताएंगे। वे थोड़ा सा गुस्से में अच्छे से बोलती है, मगर मैंने आज से पहले कभी भी उनको इस कंपनी में नहीं देखा, मेरा मतलब है कभी भी विराट सर के साथ नहीं देखा। अच्छा सोचता है कि अब वो श्रद्धा को क्या जवाब दे। वो इधर उधर देखते हुए फिर थोड़ा सा बोलता है, हाँ तो श्रद्धा विराट भाई ये बात सबसे छुपा के रखते हैं ना, इसीलिए अगर वो सबके सामने उसको लेकर जाएंगे तो हर कोई उनके बारे में जान जाएगा, इसीलिए वो अपनी लव स्टोरी को सीक्रेट रखते हैं, इसी वजह से उसे कहीं भी अपने साथ लेकर भी नहीं जाते हैं। श्रद्धा बोलती है, अच्छा तो ये बात है, और किस किस से आपके विराट भाई का रिश्ता है। अक्षत बढ़ा चढ़ा कर उसे बहुत सारी लड़कियों के नाम बताता है, मगर ईशा के साथ उनकी 4 साल की लव स्टोरी चल रही है वो ये बोल देता है। श्रद्धा उससे गुस्से में बोलती है, अब मैं इस मगरमच्छ को छोड़ूंगी नहीं। अक्षत बोलता है, कुछ कहा क्या तुमने श्रद्धा। श्रद्धा बोलती है, नहीं नहीं, वो तो मैं बस बोल रही थी कि देखने में कितने ज़्यादा शरीफ लगते हैं आपके विराट भाई, मगर उनके कारनामे तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तभी अक्षत अपने मन में सोचता है कि श्रद्धा कहीं विराट भाई को ना बता दे कि मैंने उसे ये सारी चीज़ें बताई हैं तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। तभी वो थोड़ा सा डरते डरते श्रद्धा के पास जाता है और बोलता है, वैसे श्रद्धा मैंने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा बोलती है, हाँ सर बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। बोलता है, वैसे श्रद्धा मैंने तुम्हें ये सब बता तो दिया है, मगर तुम ये बात किसी को भी मत बताना और खासकर विराट भाई को तो बिल्कुल भी नहीं बताना, क्योंकि तुम तो उनका गुस्सा जानती हो ना, वो मेरी जान ही ले लेंगे। श्रद्धा बोलती है, ठीक है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे विराट सर की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया है, विराट सर को भी नहीं,
और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। विराट को गाली देते हुए बोलती है, ये मगरमच्छ ऐसे तो बहुत ज़्यादा सीधा बनता है मेरे सामने, और कारनामे इतने बड़े बड़े हैं इसके। श्रद्धा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विराट और ईशा पर। तभी अक्षत बोलता है कि अच्छा ठीक है श्रद्धा, अब तुम बैठो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। अक्षत इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर श्रद्धा जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने कैबिन में इधर से उधर चक्कर काट रही थी और अपने दिमाग को दौड़ा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब वो क्या करे। वो किसी भी तरह से ईशा को विराट से दूर करना चाहती है, मगर श्रद्धा को ये नहीं पता था कि अक्षत ने उसे जो भी कहा है वो सब झूठ कहा है। श्रद्धा को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, मगर वो गुस्से की वजह से अपनी भूख को काफ़ी देर से कंट्रोल करे जा रही थी। इधर विराट की मर्सिडीज सिंघानिया कंपनी के गेट पर ही थी। विराट अपनी मर्सिडीज से बाहर निकलकर ऑफिस के अंदर आ ही रहा था। विराट का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब था मल्होत्रा फार्म हाउस से ही, इसीलिए वह किसी से भी कोई बात नहीं करता है और सीधा अपने कैबिन के अंदर जाने लगता है। इधर श्रद्धा को अपनी भूख कंट्रोल नहीं होती है, तो वो भी अपने कैबिन से निकलकर कैंटीन की तरफ जाने लगती है। तभी वे लिफ्ट से जैसे ही जाने लगती है तो सामने से विराट जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला तो श्रद्धा से टकरा जाता है। श्रद्धा का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली ही होती है कि तभी विराट उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। श्रद्धा जो पहले से ही विराट से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, वो उसे घूरते हुए बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखाई देती है? और वैसे भी मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो आपकी मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी। विराट के कुछ बोलने से पहले ही श्रद्धा ना जाने उसे क्या क्या बोल देती है। विराट को समझ में नहीं आता है कि आखिर श्रद्धा कहना क्या चाहती है। तभी वे अपनी भौवें चढ़ाते हुए बोलता है, मतलब। श्रद्धा बोलती है कि मुझे सब पता है, आपके सारे कारनामे, जितना शरीफ आप दुनिया वालों के सामने बनते हैं उतना शरीफ आप बिल्कुल भी नहीं हैं। विराट कुछ भी नहीं समझ पाता है कि आखिर श्रद्धा को ये क्या हो गया है और वो इस तरह से उससे कैसे बात कर सकती है। तभी वह श्रद्धा को अपनी तरफ खींचता हुआ बोलता है कि क्या हुआ मेरी जान, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी दिखाई दे रही है। श्रद्धा विराट को जोर से धक्का देते हुए गुस्से से बोलती है, खबरदार, जो आपने मुझे छूने की कोशिश भी करी, समझे, मैं ईशा नहीं हूँ जो आप मुझे अपनी बाहों में खींच लेंगे और मीठी मीठी बातों से बहला लेंगे और डरा धमका कर मुझे अपने करीब कर लेंगे। विराट समझ जाता है कि श्रद्धा सुबह ईशा को उसके कैबिन में देखकर जेलस फील कर रही है, तभी वे गुस्सा है। तभी वह धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है कि हाँ, तुम वैसे ईशा जैसी बन भी नहीं पाओगी। कहाँ ईशा और कहाँ तुम दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। श्रद्धा को गुस्सा आ जाता है और वे हैरान होते हुए उससे बोलती है, हाँ तो जाओ ना अपनी ईशा के पास। श्रद्धा विराट को साइड में करते हुए गुस्से से वहां से चली जाती है। विराट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था श्रद्धा को जेलस फील कराकर। वह भी अपने कैबिन में आकर बैठ जाता है। विराट कबीर को अपने कैबिन में बुलाता है। अपना लैपटॉप उठाते हुए मिस्टर मल्होत्रा की सारी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स कबीर को निकालने के लिए बोलता है। कबीर सारी डिटेल्स कुछ ही समय में विराट को निकाल के दे देता है। विराट सारे पेपर्स कबीर को देते हुए बोलता है कि इन सारे पेपर्स को कोर्ट में जमा करवा दो और फर्जी प्रॉपर्टीज़ के नाम पर सारी प्रॉपर्टीज़ जब्त करवा लो। कबीर थोड़ा सा हैरान होते हुए विराट की तरफ देखने लगता है, फिर वह पेपर्स लेकर वहां से चला जाता है। इधर विराट जो अपने कैबिन में बैठा हुआ था, अपने फ़ोन में कुछ कर ही रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसने फ़ोन को काट दिया। किसी ने फिर से उसे फ़ोन किया तो उसने बड़े ही गुस्से में फ़ोन को उठाते हुए बोला, एक बार जब फ़ोन काट दिया है तो समझ में नहीं आता है क्या? बोलो क्या काम है? उधर से किसी की आवाज़ आई, आपका काम हो गया है साहब, आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विराट हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, ठीक है, और फ़ोन काट देता है। विराट हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, विराट सिंघानिया कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है, गुड बाय मिस्टर मल्होत्रा। विराट अपने कैबिन के लगी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही गहरी सोच में खोया हुआ था। तभी उसकी नज़र अचानक से श्रद्धा पर पड़ती है, जो बाहर गार्डन एरिया में बैठी थी, जो उसके ऑफिस से कुछ ही दूर पर था। श्रद्धा का मूड थोड़ा सा खराब था, इसीलिए वे ऑफिस के बाहर आकर बैठ गई थी पार्क एरिया में, जहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे थे। वे श्रद्धा को बहुत ही प्यार से निहार रहा था। तभी उसके कैबिन में किसी के आने की आवाज़ होती है। वे पीछे पलटकर देखता है तो सामने से अक्षत खड़ा हुआ था। वे जल्दी से खिड़की को बंद कर लेता है कि कहीं अक्षत श्रद्धा को ना देख ले, क्योंकि अगर अक्षत को एक बार किसी भी बात की भनक तक लग गई तो वह सबको जब तक बता नहीं देगा तब तक उसके पेट में दर्द ही होता रहता है। वो धीरे धीरे से अक्षत के करीब जाने लगता है। अक्षत बोलता है, क्या हुआ भाई, आप आज खिड़की के पास खड़े होकर क्या देख रहे थे, मुझे भी दिखाइए।
कोई है क्या? विराट बोलता है कुछ नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही खड़ा हो गया था। अच्छा ज़बरदस्ती खिड़की के पास जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद विराट उससे कुछ छुपा रहा है, मगर विराट उसे जैसे तैसे रोक लेता है क्योंकि वे जान रहा था कि श्रद्धा अभी भी वहाँ पर बैठी है। वे नहीं चाहता था कि अक्षय श्रद्धा को देखे और उसे लगे कि मैं श्रद्धा को ही देख रहा था। वो जल्दी से उसे अपने पास वाली चेयर पर बैठा देता है और खुद अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। विराट थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे बोलता है कि बता, क्या बात करनी है तुझे? अक्षत बहुत ही प्यार से बोलता है, भाई आ गए आप। मल्होत्रा फार्म हाउस से मीटिंग करके वो लोग मान तो गए हैं ना हमारी जगह खाली करने के लिए? विराट थोड़ा गुस्से के लहजे में बोलता है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो बहुत ही जल्द उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। अक्षत बोलता है, हाँ भाई, क्योंकि वो ज़मीन तो हमारी है, हमारे दादाजी ने खुद ली थी, वो ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं। विराट बोलता है कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ कब्जा कर ली है, उन्हें अब मजबूर होकर हमारी ज़मीन को खाली करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम उनकी मुंबई की सारी ज़मीन को जब्त कर लेंगे, कब्जा हो जाएगा हमारा। अक्षत बोलता है, वाह भाई, सच में आप तो जीनियस हैं, जीनियस मानना पड़ेगा आपके दिमाग को। आप नामुमकिन चीज़ को भी एक चुटकी में मुमकिन कर देते हैं। मेरा दिमाग आज तक आप जैसे क्यों नहीं चल पाया? विराट थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोलता है कि विराट सिंघानिया जो अपनी चीज़ हर हालत में लेना जानता है, प्यार से या नफरत से। जैसे अजगर के मुंह से कोई जिंदा बच नहीं पाता है, वैसे ही विराट सिंघानिया से बचना भी नामुमकिन है। तू बस हमारे जश्न की तैयारी करना शुरू कर दे जल्दी से। मल्होत्रा फार्म हाउस मतलब सिंघानिया फार्म हाउस हमारा होने वाला है, हमारे पास वापस आएगा। उस खुशी में तू मुंबई के सभी बिजनेसमैन को इनवाइट कर दे और ये जश्न मुंबई का सबसे शानदार जश्न होना चाहिए। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए विराट सिंघानिया क्या चीज़ है। हमारी कंपनी मुंबई में नंबर 1 पोजीशन पर थी, है और हमेशा रहेगी। अक्षत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जश्न के नाम से। वो बोलता है, सच में भाई, तो मैं आज से ही जश्न की तैयारी शुरू कर देता हूँ। विराट हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल। अक्षत काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने भाई को गले लगाते हुए बोलता है, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। भाई ये कवर सबसे पहले जाकर मैं मॉम डैड को दूंगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। विराट बोलता है, हाँ। अक्षत इतना बोलकर विराट से गले लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर विराट जो जश्न के साथ साथ श्रद्धा को भी इनवाइट करने के लिए और उसे प्रपोज करने के लिए जश्न में सोच लेता है। विराट काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता रहता है, अपने मन ही मन और दिल ही दिल सोचता है कि वो इस जश्न पे ही श्रद्धा को प्रपोज करेगा। इतना बोलकर वो अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कहानी को थोड़ा लॉन्ग किया जाए, तो हम जल्द ही कोशिश करेंगे कहानी को लॉन्ग डालने की। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपको इस कहानी में कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो मोमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जो जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।